हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस में भी शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स से, क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिक्स का जो पार्ट होता है बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनको काफ़ी दिक्कत आती है फिजिक्स में, और उसमें भी जो न्यूमेरिकल पार्ट है ज़्यादा, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हम ऐसे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, और मेरे ख्याल में उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लगता है बच्चों को कि भी थोड़ा टफ है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? देखो, चैप्टर में शुरुआत हमें करंट से करवाई जाती है, करंट के बारे में बताया जाता है इस चैप्टर में शुरुआत में, बट मैं इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल करंट का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया है, अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हम बाकी चीज़ों को अच्छे तरीके से मतलब समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चार्ज से, क्योंकि हमें चार्ज का अगर पता होगा तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि करंट क्या चीज़ है। तो हमें करंट से पहले चार्ज पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो हम यहाँ पे बात इलेक्ट्रिक चार्ज की कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्या होता है, इसका जो बेसिक सिंबल होता है वो क्यू होता है, क्यू। अच्छा, इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं कि कैपिटल लेटर में लिखा है, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं। अच्छा, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक जैसे मैटर होता है हमारे आसपास, जो भी हम चीज़ें देखते हैं, 9th क्लास में आपने मैटर के बारे में पढ़ा था। तो जो भी हमारे आसपास कुछ भी, जैसे ये मार्कर्स भी हैं, तो ये मैटर से मिलके बने हुए हैं, चाहे बोर्ड है लकड़ी का है या एल्यूमिनियम मेटल है, जो भी इसकी बाउंड्री है, ये सभी मैटर है हमारे आसपास। इवन जो एयर है, एयर के जो मोलिक्यूल हैं उनको भी हम मैटर में इंक्लूड करते हैं। तो मैटर की एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगी वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन या करैक्टरिस्टिक शो कर सकता है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज के बारे में हमें ये पढ़ना है, इट इज ए प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी की जगह पे हम इसको इंटरनल प्रॉपर्टी यूज करेंगे वर्ड। यहां पे हम लिख सकते हैं कि इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हमने अभी वर्ड यूज किया था मैटर, ये मैटर की प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैटर की प्रॉपर्टी से क्या कर सकता है? ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो, मैंने जो सेंटेंस लिखा है, जो डेफिनेशन लिखी है चार्ज की, उसमें मैंने तुम्हें ये बताया कि ये मैटर की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मैटर है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब करंट वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। ये जो चैप्टर है अपना, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पढ़ना है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो होगा मैग्नेटिज्म के बारे में। तो हम 10th क्लास में दोनों चैप्टर हैं। हालांकि हमारे चैप्टर शुरुआत लाइट से होते हैं, जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला है, उसके बाद ह्यूमन आई का चैप्टर आता है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आता है। बट मैंने स्टार्ट किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि ये थोड़ा टफ पार्ट होता है, तो इसको बच्चों को एक बार अच्छे से ये क्वालिफाई कर लेंगे इस चीज़ को समझने में, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो चैप्टर, इसमें हमने मैग्नेटिज्म वर्ड यूज किया है, इसका आप यही मतलब समझना कि ये भी एक तरह का इफेक्ट है जो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में था कि चार्ज होता क्या है, इसकी थोड़ी सी यूनिट पता होनी चाहिए आपको। यूनिट इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलाम। कूलाम होती है, C से लिखा जाता है, SI यूनिट इसकी कूलाम है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर। अच्छा, ये आपने स्केलर और वेक्टर के बारे में और वेक्टर के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था कि स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिक था, मैंने चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज क्या होता है। अब फास्टली थोड़ा इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज, अच्छा, जो चार्ज है उसकी वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो हमारे काम की हैं अप टू 10th क्लास, ठीक है। तो इसमें जो एक प्रॉपर्टी आती है एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से।
जैसे 2 + 2 4 होता है, या 2 - 5 - 3 होता है। तो हम ऐसे अलजेब्रा की हेल्प से डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। एक बॉडी के पास मान लो कुछ पार्टिकल हैं, उनके पास अलग अलग चार्ज हैं, एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 5 कूलम का चार्ज है, इकट्ठा मिला करके पूरे सिस्टम के पास, पूरी बॉडी के पास कितना चार्ज हो जाएगा? 7 कूलम। ये मतलब होता है एडिटिव प्रॉपर्टी का। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है जो हमारे बहुत काम की है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमारे 10th क्लास में काम आई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये समझाना चाहता है कि किसी भी मटेरियल पे या मैटर पे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो सकता है। जैसे हमारा ये मार्कर है, तो इस मार्कर पे कितना चार्ज आ सकता है, मतलब नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अच्छा, मैंने इसमें 2 वर्ड हैं जो आपके लिए थोड़े से अजीब लग सकते हैं आपको, जो 2 वर्ड यूज़ किए हैं। एक तो इसमें ये इंटीग्रल मल्टीपल वर्ड यूज़ किया है, और एक वर्ड यूज़ किया है फंडामेंटल चार्ज। इन दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। देखो, जो इंटीजर होते हैं -1 प्लस या +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 हो गया, इनको हम इंटीजर बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमें ये कहा गया कि किसी बॉडी के पास जो नेट चार्ज होगा ना, क्या नेट चार्ज, वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रल n, मैं यहाँ पे इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n को, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अच्छा, ये फंडामेंटल चार्ज क्या है? ये E क्या है? E का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, ये फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं इसको। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? जो E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतनी इस एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। अच्छा, ये नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के पास भी इतना चार्ज होता है। देखो, एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन के पास जो चार्ज है, दोनों के लिए सिंबल हम एक ही यूज करते हैं, क्योंकि दोनों के पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास भी उतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी उतना ही होता है। बस अंतर क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बात हमें याद रखनी है कि प्रोटॉन के पास कितना होता है, यह वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन। ठीक है, ये 2 बातें हमें पता है। इसके जो मैग्नीट्यूड है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो ये जो वर्ड है, ये जो E है, ये फंडामेंटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इंटीजर को। और Q क्या है? Q है यहाँ पे चार्ज, जो बॉडी के पास जो चार्ज है। तो इनके बीच में मल्टीप्लाई वर्ड यूज़ कर रखा है हमने, मल्टीपल है आपस में, इसलिए हमने ये बात बोली। अब अगर एक बार दोबारा से आप इस चीज़ को रीड करोगे तो हमें ये बात समझ में आएगी इसका मतलब क्या है, कि नेट चार्ज होने बॉडी, मतलब क्यों नेट चार्ज होने बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये डेफिनेशन है कि किसी बॉडी के पास हमें ये पता करना हो कि कितना चार्ज हो सकता है। देखो, चार्ज किसी बॉडी के पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? जैसे ये मेरे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल के पास अगर न्यूट्रल है, ये मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास टोटल चार्ज इक्वल होता है। जितना चार्ज प्रोटॉन के पास है उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास है। देखो, मैंने अभी ये लिखा हुआ है, ये प्रोटॉन का चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये जो है, और ये क्या है, यह चार्ज ऑन प्रोटॉन। मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है उतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास है। तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों का चार्ज बराबर होता है, बट पोलैरिटी अलग अलग है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। तो अगर दोनों इक्वल अमाउंट में हैं, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो इसके पास टोटल चार्ज क्या होगा, 0। अब अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी।
ठीक है। और अगर बाहर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं, मतलब 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए। जब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे तो अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। अब हम बोलेंगे कि दिस इज ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये कंसेप्ट होता है। हालांकि जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये 10th क्लास के थोड़ा सा बियॉन्ड की चीज़ें हैं, बट जो हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझने के लिए हमें ये चार्ज का बेसिक अगर हमें क्लैरिफाई हो जाए फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखो चार्ज का पता है, ये प्रॉपर्टी पता है। अब हमसे कोई ये पूछ सकता है कि भाई 1 कूलम चार्ज या 1 कूलम अगर हमारे पास चार्ज हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक चार्ज हमें दे दिया 1 कूलम, इस 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये है हमारा कंसेप्ट। तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें। तो जो मेरा फॉर्मूला है इक्वल टू NE, मुझे क्या दे रखा है 1 कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज है हमारे पास। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये n हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये बात याद रखना कि n का मतलब क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये NCERT में डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ तुम्हें इसके बारे में। तो 1 कूलम क्या कीजिएगा, 1 कूलम आ गया। n हमें फाइंड आउट करना है और e की जगह पे क्या आ जाएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹। ये फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, डिवाइड में ले आऊँ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी n की जो वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आएगी, ये नेगेटिव है, यहाँ पे ऊपर जा कर के पॉजिटिव बनेगा और ये 1.6 है। जब इसको आप डिवाइड करोगे, मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सोल्व भी करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 10/16 इंटू में 10⁻⁹, ये n के बराबर आ गया। अब इसमें ये 19 है, अगर मैं इसको 18 बना दूँ और यहाँ पे एक 0 यहाँ पे ले आऊँ, जिन बच्चों को देखो सिंपल मैथ है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार रिपीट करके देखना, तो आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा ये कहाँ, ये यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे पावर 19 थी, मैंने 18 कर दी, तो जो एक्स्ट्रा 0 है 10 है वो इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास 100/16 आ गया। अब इसको सोल्व करना आसान है। ये होता है 6.25 इंटू में 10⁻18 n। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे n इक्वल टू 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ये NCERT में डायरेक्ट दे रखा है, आपको ये बताने रखा है ये वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू कहाँ से आती है। NCERT ने ये बातें ये डिटेल में नहीं बताई, ये हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब इसके बाद, अब जो हमें पता है, अब इसके बाद हम करंट के बारे में बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करनी है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, हमें कंडक्टर की और इंसुलेटर की नॉलेज अभी हो गई आराम से, क्योंकि 9th क्लास तक हम कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ चुके होते हैं। अब 10th क्लास में आए हो तो इसके बारे में थोड़ा और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है और एक थर्ड होता है सेमीकंडक्टर। तो इसमें ये जो मटेरियल है तो तीनों की तीनों मटेरियल, ये जो मटेरियल हैं, इन मटेरियल के बारे में अगर हम समझें तो डिफरेंस क्या होता है तीनों में। डिफरेंस इतना ही है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जो चार्ज कैरियर की तरह बिहेव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो लार्ज अमाउंट में होते हैं। इंसुलेटर में अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इसके अंदर ये मान के चलो कि बिल्कुल भी बहुत ना के बराबर मान के चलो होते ही नहीं,
ये मान के चलो। और अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में ये जो केस होता है ये कंडक्टर से कम इंसुलेटर से ज़्यादा। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्ट कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते चार्ज कैरियर, और यहाँ पे कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये तीन टर्म आपको पता होने चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। क्योंकि हम इसके बाद ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर वाली जो टर्म है ये बार बार रिपीट होंगी इस चैप्टर में। यहाँ पे हम मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमने कंडक्टर ले लिया। अब कंडक्टर कोई भी कंडक्टर हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह की मेटल हो, तो जो मेटल होती हैं वो जनरली हम कंडक्टर में इंक्लूड करते हैं। तो जो कंडक्टर उनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर चाहे आपने इसको बैटरी के साथ जोड़ रखा हो चाहे नहीं जोड़ रखा हो, उसके बावजूद भी ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। कोई किधर गया है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। बट यहाँ पे जो अगर इनकी जो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी, तो इसमें इसलिए यहाँ पे करंट जीरो होता है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता इसमें। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता होना चाहिए पहले तो होता ही क्या है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये इसका मतलब है, मान लो मैंने यहाँ बैटरी जोड़ दी, तो बैटरी जोड़ने के बाद इस यहाँ से कितने किसी भी यूनिट एरिया में से कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इंक्लूड कर लिया, उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा कि चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पर यूनिट टाइम चार्ज फ्लो किया है या स्लोली फ्लो किया है। अगर 1 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गए पर यूनिट एरिया से, और दूसरे केस में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया से पास कर गई, तो ज़्यादा रेट कहाँ पे ज़्यादा है फ्लो चार्ज का, जहाँ पे 1,00,000 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इसको ये डेफिनेशन बहुत रिपीटेड सी डेफिनेशन होती है, सभी बच्चों को जनरली जल्दी याद हो जाती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसका सिंबल जो होता है आई सिंबल से डिनोट करते हैं। अच्छा, आई किस कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि कैपिटल में क्यों लिखा। तो जो आई होगा हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास हमारे करंट की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, इसमें ये एवरेज करंट होता है, ये मैं बता दूं तुम्हें थोड़ा सा। एवरेज करंट होता है कि एवरेज कितना करंट फ्लो किया, कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो एवरेज है उसको ये जो सिंबल है डेल्टा क्या हो भाई में डेल्टा टी, ये सिंबल यूज किया जा सकता है। अच्छा, जो डेल्टा, इसको मैं डेल्टा बोल रहा हूँ, डेल्टा, ये जो डेल्टा वर्ड है इसका मतलब होता है चेंज। यहाँ पे फिजिक्स में हम इस चीज़ को चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज, कितना चेंज हुआ, मतलब डेल्टा क्या होगा, डेल्टा टी का मतलब है Q2 माइनस में Q1 अपॉन में T2 माइनस में T1। ये मतलब है अगर एक सेंस में अगर समझना चाहोगे तो एवरेज करंट, या जो भी हम 10th क्लास में जब भी पढ़ेंगे तो हम एवरेज करंट के बारे में ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम एवरेज लिखे ना लिखे बात बराबर है, क्योंकि हमें पढ़ना ही यही इसी करंट के बारे में है। अगर इसकी SI यूनिट की बात मैं करूँ कि SI यूनिट क्या बनेगी करंट की, तो जो SI यूनिट होगी, यहाँ से देखो चार्ज की यूनिट हमें पता है कूलाम होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो क्या यूनिट बनी, कूलाम पर सेकंड, या इसी को लिख दोगे कूलाम पर सेकंड ऐसे। तो ये बन गई हमारे पास SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसका एक स्पेशल नाम है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं एम्पियर से। एम्पियर, एम्पियर से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो सिंबल है वो याद रखना हमेशा कैपिटल ए में रहेगा। जो करंट की यूनिट है उसका जो सिंबल रहेगा हमेशा कैपिटल ए में रहेगा, इसको स्मॉल ए से नहीं लिख सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये तो बात की करंट क्या होता है, क्या होता है, ये रहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम करंट बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है, ये रहा I = Q/T। अच्छा, एक ये फॉर्मूला भी हो सकता है कि चार्ज कितना, चार्ज में चेंज कितना आया अपॉन में टाइम में कितना चेंज आया, ठीक है।
अच्छा, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज के बारे में। अच्छा, इसके बाद ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? कूलम अपॉन में सेकंड। इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये जो कूलम पर सेकंड है इसको हम क्या नाम दिया हमने? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारे पास पूरे बेसिक जो करंट का बेसिक है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं तुम्हें कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन होने के बावजूद भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो कई बच्चों ने ये पढ़ रखा होगा कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं। तो आपने यही डेफिनेशन पढ़ी थी बार बार कि जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होता है और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर होता है। बट ये फैक्ट थोड़ा अधूरा है, ये बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि हर बोर्ड का, हर लेवल का बच्चा इन चीज़ों को, इस वीडियो को देख करके अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकता है। ठीक है, तो सिर्फ एक बोर्ड की बात नहीं है, चाहे आप HBSE बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड बोलते हैं उसको, CBSE बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, किसी भी तरह का बोर्ड हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उसमें कोई मतलब ये मान रहे हो आपको साइंस ख़त्म करनी है, तो पूरा का पूरा एक कॉम्बो एक वीडियो है जिसमें मैं करंट के बारे में बात करेंगे। ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर की बात करेंगे। हम इस चैप्टर को टुकड़ों में करेंगे, ठीक है, और इसके साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल होते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूले आते जाएंगे, एक बार उनका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में बात करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एक जो इलेक्ट्रिक करंट होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इसके पास डायरेक्शन होती है। जो डायरेक्शन है करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? देखो ये बात याद रखना कि हायर, देखो हम सेल के बारे में बात करते हैं। 7th क्लास में आपको पता होगा कि सेल के बारे में आपने थोड़ा बहुत जानते होंगे। सेल क्या होता है? सेल, ये मान लो हम घड़े के लिए या जो हमारे वॉच होती है उसके लिए लेके आते हैं, हमने एक सेल बना लिया। आपने देख रखा हुआ सेल कैसा कैसा दिखता है। यहाँ पे एक स्लैब, ठीक है, 2 एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम इसको सेल बोल रहे हैं, ये बात याद रखना। अच्छा, ये जो पॉजिटिव वाला सिंबल है इसको मैं कैपिटल, जो ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है सेल को। ठीक है, सेल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इस पे जब आप सेल लेके आओ तो उसमें उसकी वैल्यू लिख रखते हैं कितनी वोल्ट का है ये सेल। जैसे हमारे घरों में जो करंट आता है वो करंट 220 वोल्ट तक काम कर सकता है। 220 उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये जो नई टर्म आपके लिए यूज़ हो रही है हमारे सिलेबस में है और नेक्स्ट ही टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके ये कंफ्यूज मत होना कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे नाम की क्या चीज़ आ गई हमारे सामने। तो अभी ये सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो हमारे पास सेल है, तो अब इस सेल के साथ मैंने कोई कंडक्टर या बल्ब जोड़ दिया, ऐसे यहाँ पास एक से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक की अटैच कर दी। की का मतलब होता है जहाँ से हमें ऑन ऑफ करना है। अब इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ऑन करते ही करंट फ्लो कैसे होगा? ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट इस पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। यहाँ से करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से लेकर के और एक क्लोज सर्किट में चलते हुए कहाँ तक जाएगी? नेगेटिव तक। तो हम इसलिए बोलते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। करंट कैसे फ्लो करता है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ये बात, एक बात ये याद होनी चाहिए। ये तो एक मतलब एक तरीका है समझाने का करंट की डायरेक्शन क्या होता है। अच्छा, दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि करंट ना
हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, इसको बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल, हाइयर, और इसको बोलते हैं लोअर। ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, पॉजिटिव वाला हाइयर पोटेंशियल, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल। तो करंट हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करता है, ये बात बोल सकते हैं। एक चीज और है, तीसरी बात, कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट फ्लो करता है। मतलब जैसे ये कंडक्टर है, अच्छा ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। इसके अंदर टंगस्टन का वायर, ये जो वायर है ये कंडक्टर का, मेटल का बना होता है। तो हम जनरली जो कंडक्टर है उसको बार बार बल्ब या ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम कंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये कंडक्टर है एक तरह का, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जब हम इस कंडक्टर को किसी सेल के या बैटरी के क्रॉस जोड़ेंगे, हालांकि ये सेल है, हमें यहाँ पे सेल बोलना चाहिए, ये सेल है, ठीक है। तो सेल क्या होती है, बैटरी क्या होती है, ये इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हालांकि आपने ये 7th 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत, 7th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो फिर भी हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। एक सेल है, अगर एक साथ बहुत सारी सेल को जोड़ दें तब बैटरी बनती है, ठीक है। ये सेल को रिप्रेजेंट करती है। अगर ऐसे होती है तो ये क्या बन गई, ये बैटरी बन गई, 2 सेल की बैटरी बन गई, 3 सेल भी हो सकते हैं, 4 सेल भी हो सकते हैं। इतना सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरी मैं बात बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह फॉलो करेंगे। अगर करंट ऐसे गया है, करंट की डायरेक्शन मान लो ऐसे है, करंट गया है इस डायरेक्शन में, अगर आप देखो जैसे घड़ी की सुई चलती है, इस सर्किट में करंट ऐसे चला जैसे घड़ी की सुई चलती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे अपोजिट, इसके अपोजिट, ऐसे ऐसे जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट होंगे। या हम इस बात को थोड़ा उल्टी तरीके से बोल सकते हैं कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी वो क्या होगी, इट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमें डायरेक्शन के बारे में 3 बातें समझ में आई। या तो हम बोलते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फॉलो करता है, या बोल दें हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फॉलो करता है, या बोल दें इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करता है। तीनों बातों से हम ये समझ सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला जो था हमारा करंट का हमारा फार्मूला था क्या, ओपन में टी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसकी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर हमें हमारे सर्किट में करंट है, सर्किट में किसको बोल रहा हूँ ये क्लैरिफाई कर दूँ मैं। सर्किट में बोल रहा हूँ ये जो वायर और जो एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, इनको हमने क्लोज पाथ में जोड़ रखा है, इसको हम सर्किट बोल रहे हैं। चलो मैं इसको एक अच्छे से डेफिनेशन बता देता हूँ। एनसीईआरटी जिस बात को बोलता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो होता है क्लोज पाथ, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ, जहां से करंट फ्लो करता है। अच्छा, अगर हमने ये की ऑफ कर रखी होती, बटन को ऑफ कर रखा है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, क्लोज नहीं रहा दिए, तो अब करंट भी फ्लो नहीं करेगा क्योंकि हमने जो बटन है उसको ऑफ कर दिया। जैसे ही ऑन करोगे सर्किट क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है। तो क्लोज सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन के बारे में हमने बात की है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसके बारे में बात की है, ठीक है। ये था थोड़ा सा बेसिक करंट के बारे में कि करंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज क्या होता है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है। हम जो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हमारा, हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बची रहती है हमारी, वो थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कस करना चाहते हैं अब कौन सी डिवाइस है जो करंट को मेजर करेगी। अच्छा, हमारे पास एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। डिवाइस का नाम होता है एमीटर। ये जो डिवाइस है बेटा, आपने अपने घर पे ये जरूर देखी होगी।
हमारा जो हमारे पास घरों में जैसे इलेक्ट्रिकल पंप होता है या सबमर्सिबल की पाइप होती है, वहाँ पे जब जहाँ पे स्टार्टर लगा होता है, जहाँ से हम ऑन करके आते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा उस बॉक्स में दो ऐसे सर्कुलर डिवाइस लगा रखी होती है, उसमें ऐसे एरो होते हैं, एक में V लिखा होता है, एक में A लिखा होता है, ठीक है। तो जहाँ पे V लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है वोल्ट मीटर को, मतलब आगे अगला टॉपिक ही आएगा पोटेंशियल, उसको मेजर करने का काम करता है। अच्छा, जिसमें A लिखा होता है वो मेजर करेगा, वो होता है एमीटर। ये क्या है? एमीटर। एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। दैट इज इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकती है, ठीक है। एमीटर वर्ड यूज याद रखना। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल को हम ऐसे लिख देते हैं, ये है इसका सिंबल, ठीक है। ये याद रखना, ये ऐसे सिंबल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो सकता है, ठीक है बात। अब इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट की कुछ स्मॉलर यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि करंट की स्मॉलर यूनिट्स, जैसे हमने एम्पियर के बारे में पढ़ा कि एम्पियर करंट की एक यूनिट होती है जिसमें हम करंट को मेजर कर सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, कितना ज़्यादा करंट है। अब स्मॉलर यूनिट जो होती है उसमें एक यूनिट है मिली एम्पियर। क्या नाम है इसका? मिली एम्पियर। अच्छा, 1 मिली एम्पियर ऐसे बोलते हैं 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होती है, ठीक है। मतलब 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर है? 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। ये टर्म याद रखनी है। एक होता है माइक्रो एम्पियर, ये सिंबल का नाम क्या है? 1। ये मतलब 1, ये क्या है? माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। और जो 1 माइक्रो एम्पियर होता है वो होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ये दो टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि हमने आज जो शुरुआत की है एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी वीडियो बनी है, आपको हेल्प करने वाली वीडियो है, तो आप इसको पसंद करोगे, ठीक है। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यूस रखेंगे और जो बाकी के टॉपिक हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सभी टॉपिक्स को। ऐसे नहीं कि जो सिर्फ एनसीईआरटी में दे रखा है उतने से काम चलाएंगे। हम एक बार पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल भी साथ में करेंगे, पूरे चैप्टर पे टाइम लगाएंगे और अच्छे से अगर इसको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।